अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाणक्य राजनीति शास्त्र के अपने समय के सबसे बड़े पंडित थे। राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त वह चारों वेदों के ज्ञाता, सब शास्त्रों में पारंगत और मंत्र विद्या में निपुण थे। यही नहीं, वह प्रचंड कूटनीतिक, राजनीतिक, नीति शास्त्र तथा युद्ध विद्या के आचार्य थे। वह एक स्वाभिमानी, देश प्रेमी तथा जिद्दी प्रवृत्ति के पंडित थे। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में मगध क्षेत्र में हुआ था। जन्म को लेकर इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। कोई कहता है इनका जन्म तक्षशिला में हुआ था, तो कोई कहता है इनका जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था। चाणक्य देखने में कुरूप था, रंग काला तथा आगे के एक दांत टूटा हुआ था। रूप, रंग और प्रवृत्ति को देखते हुए इसका मगध निवासी होना ज्यादा सटीक लगता है, क्योंकि तक्षशिला जैसे ठंडे प्रदेश, भौगोलिक वातावरण में लोगों का काला रंग होना उचित नहीं लगता। इनके आगे के एक दांत टूटा होना इनकी मातृभक्ति का प्रमाण माना जाता है। बचपन में इसकी मां को कोई ज्योतिष ने बताया था कि चाणक्य बहुत बड़ा राजा बनेगा। ऐसे दांत वाले व्यक्ति बहुत बड़ा पदवी प्राप्त करता है। इसकी मां इन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, अतः उदास रहने लगी। मां के दुख का कारण ज्ञात होने पर चाणक्य ने अपने दांत को खुद से तोड़ लिया। चाणक्य की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। किसी विशेष शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ही वे तक्षशिला प्रस्थान किया था, संभवतः युद्ध विद्या के लिए। बाद में यह तक्षशिला के आचार्य बन गए। उस समय सीमावर्ती क्षेत्र बाहरी आक्रमण से प्रभावित रहता था। युद्ध विद्या का व्यवहारिक रूप से गहन अध्ययन का अच्छा परिवेश था। संभवतः इसकी युद्ध विद्या में निपुणता को देखते हुए ही आंभी नरेश ने इन्हें तक्षशिला का आचार्य नियुक्त कर दिया। अपने युद्ध विद्या की निपुणता की मान्यता प्राप्त करने के लिए ही नालंदा विश्वविद्यालय के उपकुलपति आचार्य धर्मरक्षित के आमंत्रण पर ही वे तक्षशिला से पाटलिपुत्र नदी के माध्यम से पहुंचे थे। मकर संक्रांति का दिन था। उस दिन मगध नरेश धनानंद दान पर्व मनाते थे, जिसमें ब्राह्मणों को उसकी योग्यता के आधार पर दान दिया जाता था। आचार्य धर्मरक्षित इसी उद्देश्य से पाटलिपुत्र आए थे। सुबह के स्नान के समय के दौरान ही चाणक्य से मुलाकात आचार्य धर्मरक्षित से हो गई और उन्होंने चाणक्य को लेकर दान पर्व में धनानंद के दरबार में आ गए। चाणक्य का आसन उपकुलपति धर्मरक्षित के बाद लगाया गया। उसकी योग्यता के अनुसार धनानंद को एक कुरूप काले व्यक्ति को उच्च आसन पर बैठा देखकर अच्छा नहीं लगा। बाद में धनानंद को इसका परिचय अमात्य राक्षस ने दिया। धनानंद जब चाणक्य को दान में स्वर्ण मुद्राएं देने लगा तो चाणक्य ने धन लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि धनानंद का यह धन जनता को प्रताड़ित करके संग्रहित किया हुआ धन है। चाणक्य के इस तरह का तिरस्कार धनानंद को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि एक ब्राह्मण अप्रत्यक्ष रूप से उसे अन्याय, निरंकुश और अत्याचारी राजा कहकर अपमानित किया था। धनानंद ने अपने सैनिकों को चाणक्य की शिखा पकड़कर मारने का आदेश दिया। चाणक्य को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर शपथ लिया कि धनानंद, अब मैं यह शिखा तभी बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारा और तुम्हारे वंश का संपूर्ण विनाश न कर दूं। चाणक्य वहां से निकलकर भाग गए। उस समय के राजकुमार राजा के विरुद्ध षड्यंत्र के लिए सदा तैयार रहते थे। राजपुत्रों की दशा केकड़ों के समान होती थी। उस समय के राजकुमार अपने पिता को ही मार देते थे। यह उस समय का प्रचलित सिद्धांत था। पूर्वतः इस तरह का षड्यंत्र मगध के सम्राटों के साथ हो चुका था। चाणक्य ने भी ऐसे ही राजकुमार से परिचय किया, जो धनानंद के खिलाफ षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। उसका नाम परवतक था। पूर्वतः वह राजकुमार था या नहीं, परंतु वह धनानंद के राजमहल में ही रहता था और राजवंश से संबंध रखता था। परवतक को लेकर चाणक्य विंध्याचल के जंगलों में चले गए और वहां धनानंद के विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी करने लगे। चाणक्य ने नकली सिक्के बनाकर 80 करोड़ कारसापण एकत्र किए और इस धन से एक बड़ी सेना का संगठन किया गया। इसी दौरान चाणक्य की भेंट चंद्रगुप्त से होती है। चंद्रगुप्त जानवर चरा रहे बच्चों के साथ राजा का खेल खेल रहा था। चंद्रगुप्त अन्याय किए हुए लड़के को कठोर दंड देता हुआ निर्भीकता की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। चाणक्य इससे काफी प्रभावित होते हैं और चंद्रगुप्त की मां से अनुमति लेकर चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाते हैं। अब चाणक्य के पास परवतक तथा चंद्रगुप्त के रूप में दो योग्य व्यक्ति मिल गए, जिससे वह धनानंद को नष्ट करने की प्रतिज्ञा पूरी कर सकते थे। परवतक और चंद्रगुप्त दोनों की योग्यता समान थी। दोनों हर क्षेत्र में निपुण थे। धनुर्विद्या हो या निडरता हो, साहस हो या ज्ञान की पराकाष्ठा, सभी में समानता थी। चाणक्य अपने उद्देश्य की पूर्ति दोनों की योग्यता से कर सकते थे। धनानंद को नाश करने के बाद मगध के राज सिंहासन पर एक राजा को भी नियुक्त करना था। यह विचार आने के बाद चाणक्य चिंतित हो जाते थे कि किसे राजा बनाया जाए, परवतक या चंद्रगुप्त को। अब चुनाव चाणक्य को ही करना था। अंततः उन्होंने दोनों की योग्यता की परीक्षा लेना चाहा, जिसमें वह दोनों में से एक को मगध का सम्राट बना सके। परवतक और चंद्रगुप्त चाणक्य की हर परीक्षा में सफल होते चले गए। अंत में चाणक्य ने एक कठिन परीक्षा ठानी। चाणक्य ने दोनों राजकुमार के गले में
एक एक स्वर्ण सूत्र बांध दिया। एक बार जब चंद्रगुप्त सो रहा था तो चाणक्य ने प्रवर्तक से कहा कि ऐसे ढंग से स्वर्ण सूत्र को चंद्रगुप्त के गले से निकाल लाओ कि न गांठ खुले और न सूत्र टूटे। प्रवर्तक को कोई उपाय न सूझा, वह सफल होकर लौट आया। ऐसे ही एक दूसरे दिन जब प्रवर्तक सो रहा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही आदेश दिया। चंद्रगुप्त ने सोचा कि इसका केवल एक ही उपाय है, प्रवर्तक का सिर काटकर ही स्वर्ण सूत्र को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि न सूत्र टूटे और न गांठ खुले। उसने यही किया और प्रवर्तक का सिर काटकर स्वर्ण सूत्र को चाणक्य के सामने लाकर रख दिया। इससे चाणक्य बहुत प्रसन्न हुआ। प्रवर्तक उसके रास्ते से भी हट गया और चंद्रगुप्त के रूप में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो न केवल वीर और साहसी था, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए विभत से भी विभत उपाय का आश्रय ले सकता था। जब चंद्रगुप्त सेना का संचालन करने योग्य हो गया तो उसने चाणक्य के निरीक्षण में मगध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। उसने अनेक ग्रामों और नगरों पर आक्रमण किया पर उसे सफलता नहीं मिली। मगध सेनानी से बुरी तरह परास्त होकर और जंगलों में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। एक बार की बात है जब चाणक्य और चंद्रगुप्त भेष बदलकर गांव में घूम रहे थे। एक स्त्री अपने बच्चे को पुए बनाकर खिला रही थी। बच्चा पुए के बीच से खाने की कोशिश करता और इससे उसकी उंगली जल जाती और वह रोने लगता। तब माँ बच्चे को कहती है कि क्या तुम भी चंद्रगुप्त की तरह ज्ञानी हो गए हो? पुए को खाना है तो पहले किनारे से खाओ। बच्चे के पूछने पर माँ बताती है कि चंद्रगुप्त सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, पर वह पहले सीमा प्रांतों को अधीन किए बिना ही राज्य के मध्य में आक्रमण कर दिया, जिससे असफलता का सामना करना पड़ा। चाणक्य को स्त्री की वार्तालाप से एक बहुत बड़ी ज्ञान मिली। मगध को जीतना है तो पहले मगध के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतना होगा। वह चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर दिए। सीमावर्ती क्षेत्र में सिकंदर के जाने के बाद सिकंदर के किसी क्षत्रप ने राजा पोरस की हत्या कर दी। यद्यपि पोरस सिकंदर की अधीनता स्वीकृत करता था, इस हत्या का कारण भारतीय जनता में बहुत असंतोष फैल गया। एक दूसरे प्रांत के क्षत्रप ने फिलिप्स की हत्या कर दी और क्रांति होने के लिए अब विद्रोहियों को एक योग्य नेता की आवश्यकता थी। चाणक्य ने इस स्वर्ण अवसर को हाथ से जाने न दिया और चंद्रगुप्त को विद्रोहियों के बीच नेता बनाकर घृणित यूनानियों को निकाल कर बाहर कर दिया। चाणक्य ने पंजाब के लोगों को भड़का दिया और अपनी सेना में मिला लिया। इस तरह चाणक्य ने सेना का संगठन का कार्य तीव्र गति से शुरू किया। धीरे धीरे चाणक्य और चंद्रगुप्त अपनी सेना एकत्र करता हुआ मगध की ओर बढ़ता रहा। उन्होंने हिमाचल के छंब राज्य, सौराष्ट्र तथा बहुत सारे कबीलाई नेता को मिलाकर सेना का संगठन किया। दोनों अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते हुए पाटलिपुत्र की सीमा रेखा तक पहुंच गए। चाणक्य को पता था कि धनानंद के महामात्य राक्षस एक देशभक्त, कूटनीतिक तथा राजनीतिक के श्रेष्ठ विद्वान हैं। वह राजनीतिक तथा मगध के प्रति समर्पित थे। पाटलिपुत्र की रक्षा का दायित्व राक्षस के हाथों में था। पाटलिपुत्र की जनता का राक्षस पर पूरा भरोसा था। अब कूटनीतिक और रणनीतिक की लड़ाई राक्षस और चाणक्य के बीच शुरू हो गई। इस लड़ाई में विषकन्या का और जासूसों का जबरदस्त प्रयोग किया गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाणक्य खुद एक ज्योतिष चंचरीक के रूप में आकर राजमहल में षड्यंत्र के माध्यम से फूट डालने का प्रयत्न किया और अंततः चाणक्य अपनी कूटनीति और सैन्य बल से पाटलिपुत्र पर विजय हासिल करते हुए राजमहल अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए धनानंद और उसके परिवारों को अपने हाथों से वध किया। प्रण पूरा होने पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दी। चाणक्य अपनी कूटनीति से राक्षस को चंद्रगुप्त और मगध का महामात्य बना दिया। चाणक्य चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के कार्यकाल में भी रहे थे। चाणक्य एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण यह है कि वह चंद्रगुप्त के खाने में जहर दिया करते थे, जिससे चंद्रगुप्त जहर के प्रभाव को झेलने में समर्थ हो सके। चाणक्य के समय में ही सुबंधु नाम का एक अन्य अमात्य बिंदुसार की सेवा में नियुक्त था। चाणक्य ने ही इसकी नियुक्ति की थी, पर वह हृदय से चाणक्य का विरोधी था। सुबंधु ने चाणक्य के खिलाफ कई सारे षड्यंत्र किए, पर वह असफल रहा। चाणक्य ने अपने जीवन का अंतिम भाग प्राचीन आर्य मर्यादा के अनुसार तपोवन में व्यतीत किया। चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र, अर्थनीति, राजनीति, समाज नीति जैसे ग्रंथ लिखे हैं। नीति शास्त्र रूपी अमृत भी इन्होंने ही लिखा है। आयुर्वेद पर लिखा वैद्य जीवन भी इन्हीं की रचना है।